बोल रहे थे, एक भाई का कमेंट आया था कि आप अपने घर से मतलब जापान जाने के लिए क्या क्या चीज़ प्रोसेस किए थे, प्लानिंग करो और कौन सी अच्छा हो। तो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ मैं कैसे प्लानिंग किया था, और आप लोग भी अगर चाहो तो वैसे भी प्लानिंग कर सकते हो, नहीं तो आप ये वीडियो देखो उसके बाद आपने प्लानिंग करना कैसे आपको करना है प्लानिंग। यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो 1 महीने पहले ही आ जाता है यूनिवर्सिटी का, और जो स्कूल होता है वो लगभग 15 दिन पहले 10 दिन पहले, और 1 हफ्ता जो रहता है वो आता है। ठीक है, बता रहा हूँ इसमें कोई भी अकाउंट दूसरे के माध्यम से नहीं पठाना चाहिए, और पठाना भी नहीं जाता है, खुद से ही अपने हाथ से अपने यार से पठाया जाता है। दूसरों को पैसे लेना देना जरूरत नहीं है, एजेंट वाला काम इधर में नहीं होता है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, और मैं जैसे किया हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ। इसमें ना कोई डर है, ना कोई रिस्क है, ना कोई स्कैम है। ठीक है, एकदम ओरिजिनल एकदम धांसू तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे किया हूँ वैसे बता रहा हूँ, और मुझको अच्छा भी लग रहा है। आप चाहते हैं तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो इच्छा करेगा वैसा करना, वीडियो देख के बाद आपको डिसीजन। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, ब्लॉग करने नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, एक भाई का कमेंट आया था कि आप अपने घर से मतलब जापान जाने के लिए क्या क्या चीज़ प्रोसेस किए थे और क्या क्या चीज़ किए हैं, फिर आपको फुल वीडियो हमको बना के दे दीजिए, और मैं देखना चाहता हूँ। मुझको नहीं पता कोई भी आइडिया है तो उनका भाई का कमेंट ये देख सकते हो, नीचे मैं लगा दिया हूँ। आज मैं वही जो है वीडियो पूरा एकदम बढ़िया से बनाऊँगा। उसको मैं 10 पॉइंट में छुट्टी आया हूँ, 10 पॉइंट, और पॉइंट 1 से मैं तुमको स्टार्ट करूँगा। और मेरे पास कोई वैसा चीज़ नहीं है, डबल मोबाइल नहीं यूज़ करूँगा, और मैं इधर कॉपी में वगैरह यहाँ लिख के तुमको एकदम बढ़िया से स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनर से एकदम 0 लेवल से 100 लेवल तक मैं तुमको अपने घर से तुम्हें यहाँ जापान तक आने की फुल प्रोसेस में बता दूंगा, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ पड़ता है। हाँ, पहले मैं बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप पूरा एकदम फ्री टाइम निकाल के ये वीडियो को देखना, और पूरा अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। और बहुत स्कैम वगैरह होते हैं, फालतू पैसे ले लेते हैं, तो आप वैसा नहीं पड़ोगा अगर वीडियो आप लोग अच्छे से देख लोगे तो कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। चल तो मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट वीडियो में। अब आते हैं हम लोग प्लान के ऊपर। ठीक है, जो भी भाई जापान आना चाहते हैं तो पहले मैं प्लान कर लेता हूँ। यहाँ आने के लिए 2 प्रोसेस है। आपको फर्स्ट है +2 क्लियर होना चाहिए, +2 क्लियर होना चाहिए, मतलब आप पास होना चाहिए। और दूसरा है वर्किंग में। ये जो होता है आप 2 तरीके से आ सकते हो, एक बैचलर कंप्लीट करके, और दूसरा है +2 क्लियर करके। +2 मतलब 12 हाई स्कूल बोलते हैं, और ये जो क्लियर करके डायरेक्ट आओगे आप स्टूडेंट वीज़ा में। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस हमारा है वर्किंग में, तो वर्किंग में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको 2 लेवल पास करना पड़ता है। एक होता है N5, एक होता है N4, और ये 2 आप पास करके इसका एग्ज़ाम दोगे। इसका एग्ज़ाम देने के बाद और ये कंपनी वगैरह हायर करेगी, और ये थोड़ा अलग प्रोसेस है तो हम लोग उसमें बात नहीं करेंगे। इसमें टाइम लगता है, लगभग आपको ढेर टाइम देना पड़ेगा जापान आने के लिए, तो हम इसमें डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, इसको बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें बात करेंगे जो माध्यम से मैं आया हूँ, एकदम सरल तरीके से। और आपको कुछ भी वैसे टेंशन ना हो, बात करते हैं हम डायरेक्ट। जो फर्स्ट होता है प्लानिंग होता है। ठीक है, हम लोग ये माध्यम से जा रहे हैं। सर्टिफिकेट जो आजकल के लड़के लगभग 12 तो पढ़े ही होंगे, तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं जो पढ़ा लिखे है वो लोग आने के लिए प्रोसेस जल्द और अच्छे से आने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग प्लान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1 नंबर में प्लान की बात करते हैं। प्लान में क्या होता है, आपको पहले फैमिली से डिसीजन करना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली से और खुद से ही मैं जापान जाना चाहता हूँ, जापान के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग पहले बनाना चाहिए। पैसे कितना लेंगे और मैं कहाँ जाऊँ, ये तो होता है ना प्लानिंग, शेड्यूल होता है ना, आज मैं दिन भर क्या किया हूँ, उसको आज मुझे क्या करना है, उसको प्लानिंग, फर्स्ट प्लानिंग करो। आप फर्स्ट प्लानिंग कर लिए हैं। ठीक है, आप प्लानिंग कर चुके हो, प्लांट लिख रहा हूँ, सॉरी, प्लान है। प्लान में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जाना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा आपका नज़दीक में कोई भी कंसल्टेंसी और जो भी इंस्टीट्यूट है जो जापान के लिए मतलब भेजती है, पढ़ाती है एजुकेशन। आपको जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जापानीज़ लैंग्वेज, तो आप जापानीज़ लैंग्वेज पहले पढ़ेगो। ठीक है, आप जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ेगो। अब देखो, जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ने जाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाओगे वहाँ एडमिशन करोगे। किसी का क्या होता है, मेरा क्या था मैं अपने बता रहा हूँ, मेरा था लगभग 11,300 मेरा लैंग्वेज वो था पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज एजुकेशन फीस। और ये 11,300 मुझको लगभग बोल रहे थे N5, मुझको N5 पढ़ना था। पहले N5 पढ़ोगे और 2 क्लास पढ़ के आना चाहिए, लेकिन N5 के लिए ये होता है, हम लोग का थोड़ा जल्दी हो जाता है जो स्टूडेंट वीज़ा में आते हैं। और ये मेरा, और कहीं कहीं होता है लगभग 40,000 लेते हैं,
कहीं कहीं लगभग आपको 25,000 लेते हैं लैंग्वेज फ़ी। ये सब यही एजुकेशन सिखाने के लिए, भाषा सिखाने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट में क्या करना, आप जाओगे तो आपका नाम लिखा जाएगा, और नाम लिखने के बाद आपको पहले स्टार्टिंग हिरागाना, काताकाना और एक होता है खांजी, ठीक है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हिरागाना मतलब स्टार्टिंग से ABC जो होता है, क ख ग घ होता है, वो होता है। हिरागाना थोड़ा फास्ट होता है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये स्टार्टिंग का फेस है। तो आपको लैंग्वेज लगभग ये आपको पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको पहले शुरू में आपको कोई नहीं समझ पाओगे उतना समय, मुझको ही समझने में लगभग 1 महीना लग गया था टाइम। मुझको हिरागाना कातागाना समझने में 1 महीना लग गया था। तो आपके कोई भी नया होंगे तो उनका माइंड थोड़ा कैप्चर नहीं करता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो फर्स्ट क्या होता है, ये होता है आपका लैंग्वेज पढ़ाएंगे। अब लैंग्वेज की बात हम लोग नहीं करेंगे, आप प्रोसेस पर ज़्यादा वैसे करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको लगभग ये हो जाएगा। अब आपको क्या है, पढ़ते पढ़ते क्या होगा, N5 का एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। N5 का एग्ज़ाम होगा। इसका जो एग्ज़ाम फ़ी रहता है 4500 रहता है, ठीक है। 4500 फी होता है। और जो पढ़ते हैं उनको पता है, आपका जो भी एरिया में वैसा जैसे सर होता है, मेरा जो है नज़दीक है बुटोल पड़ता है, और जो काठमांडू है तो काठमांडू, जिसका भी जो N5 सेंटर होगा नज़दीक में एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनका ये लेंगे और जाएंगे, टेस्ट देंगे और उनका N5 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक हो गया, ये प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब आप पढ़ते रहेंगे, आप थोड़ा बहुत वो क्या होता है, जाएंगे तो आपका इंस्टीट्यूट वगैरह क्या करता है, आपको तो जितना भी क्वेश्चन वगैरह होता है, आपको बोलो ना, इंट्रोडक्शन की संबंधित, आपका परिवार के संबंधित, आपका पिताजी क्या करते हैं और माताजी क्या करते हैं, आप क्या करते हो और कितना दिन हो गया पढ़ने के लिए, इंट्रोडक्शन वगैरह जो कर रहता है ना, एक इंसान का नॉर्मल जानकारी, अपना बारे में परिचय कैसे दे सकते हो वो वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब लिख देते हैं। उसके होने के बाद अब क्या होता है, आपको इंटेक 4 इंटेक होता है। मैं तुमको बता दूँ, 4 इंटेक होता है यहाँ पे। एक होता है जुलाई इंटेक, जुलाई और जनवरी दोनों एक ही साथ होता है। और दूसरा होता है अप्रैल इंटेक, और तीसरा होता है आपको अक्टूबर इंटेक, ये अक्टूबर और सितंबर एक ही होता है। और एक होता है मई इंटेक। आपको 4 इंटेक हो रहता है, और आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी इंटेक में पढ़ रहे हो। किसी का अप्रैल भी पढ़ सकता है, किसी का और भी पढ़ सकता है। तो उसको हम लोग नहीं फिक्स करते हैं कि तुम्हारा ये भी पढ़ सकता है। जो भी आपका इंटरव्यू इंटेक पड़ेगा, तो वही इंटेक में आपको नाम वगैरह लिख के जाएगा। और जापान का जो यहाँ का कॉलेज वगैरह होते हैं और यहाँ का जो स्कूल होते हैं, वो आपको नाम लेंगे और आपका इंटरव्यू डेट रखा जाएगा। तो आपको जो पहले से ही आप जो पहले से जो क्वेश्चन वगैरह याद करके रखे होंगे, जो कंसल्टेंसी आपको मतलब स्कूल बोलते हैं, अब कंसल्टेंसी नहीं बोलेंगे। आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ के मैं बात कर रहा हूँ। आप वहाँ का जो भी क्वेश्चन वगैरह याद करेंगे, तो वही क्वेश्चन के अनुसार आपको इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू कोनो खास वो नहीं होता है कि आपको डरना चाहिए। इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल होता है, बस आपको डरना नहीं है। ऐसा कोनो खास नहीं है। आपका बारे में पूछेगा, आपका हॉबी क्या है, आप कितने वर्ष के हो, आपका पिताजी क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हो, और आपका वही कितना में पढ़ते हो, कितना पास आउट हो, कितना क्या है, बस नॉर्मल जानकारी, नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछेगा। अब उसके बाद सेलेक्ट वगैरह वो तो नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। आपको लगभग कुछ नहीं तो 15-20 दिन के बाद आपको सिलेक्ट वगैरह का जानकारी होगा। वो सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद ग्रुप वगैरह होंगे, तो आपको उसी में मैसेज आ जाएगा। वरना आपका जो टीचर होंगे वो बताएंगे आपको, आपका जो है इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो गए, ठीक है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप जो मनी वगैरह पैसा जो भी अपने अकाउंट में डालेंगे, आपका जो भी इंटरनेशनल बैंक होगा, आप पहले डरना नहीं है, ठीक है। अगर बाय द वे आपका आप डाल देते पैसा, अगर वहाँ वीज़ा वगैरह नहीं आया, ठीक है, वो खास क्या होता है, मतलब आप जब पैसे डालोगे ना अपने अकाउंट से, तो हो जाएगा जापान के लिए। अगर वहाँ से वीज़ा वगैरह नहीं देते हैं तो कितना लोगों के ये होता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा वो हो जाए। लगभग ऐसा कुछ नहीं होता। लगभग आपको क्या होता है, लगभग 1 लाख व 2 लाख रुपये कट के आता है। इससे क्या होता है, वहाँ का जो भी सिस्टम वगैरह रहता है, लगभग चार्जिंग वगैरह रहता है, कट के वगैरह जो भी वहाँ प्रोसेस वगैरह रहता है, वो सब कुछ कट के आपका लगभग 10 लाख रुपया दे हैं, तो आपको 9 लाख या तो 8.5 लाख रुपया आपका पैसा रिटर्न आता है, आपका ही खाता में आएगा। मैं सबसे पहले ये बता दूं, आपको किसी को पैसे नहीं देना है, ठीक है। अपने खाता में डालना है, अपने खाता से अप्लाई करोगे ना,
तो कोई नहीं छुपाएगा। अगर बाय द वे एक्सेप्ट नहीं करता है जापान तो आपका पैसा रिटर्न आपके ही खाता में आ जाएगा। और आपको मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मेरा ये अकाउंट का जो भी है ट्रांजेक्शन वगैरह मैं किया हूँ, इसका चेक में वो क्या बोलते हैं एक रिसीव मिला था मेरा 9,90,100 से समथिंग है, देख सकते हो यहाँ नीचे। और मैं अब आगे बात करता हूँ, ये मेरा हो गया यहाँ का पैसे पठाने तक की प्रोसेस। अब आगे मेरा है VFX की बात आते हैं। आप पैसे भी पठा दिए, अब VFX आपका डेट आ जाएगा लगभग आप 15 दिन 20 दिन आगे रख के दिए हैं तो आपको क्या होता है VFX में आपका पासपोर्ट जो है आप जाओगे पासपोर्ट लेके VFX सेंटर में, ठीक है। अब VFX सेंटर आपका क्या कैपिटल भी हो सकता है या पॉपुलर सिटी जहाँ होता है VFX सेंटर मतलब वीज़ा देने वाली जगह। और वहाँ किसी किसी का मतलब नहीं बोल सकते, जो पॉपुलर सिटी में रहते हैं उनका तो वहीं रहता है वीज़ा सेंटर VFX सेंटर। और हम लोग का काठमांडू पड़ता है तो हम लोग का और कोई बुटल वगैरह विराटनगर कहीं नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोगों को काठमांडू ही जाना पड़ता है। वहाँ आपको क्या करना पड़ता है, आपको लगभग क्या करना पड़ता है, आपके एक फ़ोटो लगेगा लगभग पहले नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बेसी रहता है, जो नॉर्मल फोटो हम लोग निकालते हैं ना फॉर्म वगैरह भरने के लिए उससे थोड़ा सा बेसी रहेगा। मेरे पास रुको मैं देखता हूँ मेरे पास फ़ोटो है कि नहीं, एक चीज़ रुको मैं देखता हूँ उसके बाद बताता हूँ। देखो मेरे पास देखो ये है नॉर्मल वाली फ़ोटो, ठीक है, ये है नॉर्मल वाली फ़ोटो। और इसको मैं थोड़ा दिखा दूँ, ये है आपकी नॉर्मल वाली फ़ोटो, ये जो हम लोग फॉर्म में यूज़ करते हैं। और ये है देखो ये दूसरे में ये थोड़ा बड़ा है, देख सकते हो यहाँ साइज मिलाओ बड़ा है ना। और ये जो है ये आपको VFX सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे थोड़ा साइज ये नॉर्मल वाला से थोड़ा ये बना देंगे, आप जाओगे फोटोशॉप पे जो फोटो वगैरह निकालते हैं ये थोड़ा नॉर्मल से बड़ा रहता है, तो आपको VFX सेंटर ये जब वीज़ा वगैरह देंगे तो आपको ये ले जाना पड़ेगा। अब क्या होता है वहाँ आपको लोग देखो जाओगे तो आप तो पहले ही VFX का जो डेट पॉइंटिंग वगैरह उसका तो पैसे दे चुके, लेकिन जब अंदर जाओगे तो आपको पासपोर्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप कंसल्टेंसी आपको दे देगा, इंस्टीट्यूट दे देगा आपको, आप वही डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। और वहाँ दो चीज़ होता है, एक नॉर्मल होता है एक प्रीमियम होता है। नॉर्मल क्या होता है जैसे कि उसमें सब काम अपने ही खुद से ही करना पड़ता है, जाओ लाइन में लगो और जो भी प्रोसेस वगैरह है वो जो कहे वो सब करोगे लाइनिंग में लग के, जैसे ये की चीज़ कर यहाँ से ये फोटो कॉपी कर ये मतलब है। और आपका कोई वगैरह इशू वगैरह होता है डॉक्यूमेंट में तो जो आप वहीं से डायरेक्ट आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा, आप समझो ना, जो भी काम कराना होगा सब आप खुद से ही करोगे, ठीक है। और प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम में आप थोड़ा सा ये होता है चार्ज लगता है। नॉर्मल में क्या होता है 3,000 से 4,000 में हो जाता है, ठीक है। और प्रीमियम में क्या होता है 6,000 से 7,000 तक पैसे लगता है। और उसमें क्या होता है आपको आपका डॉक्यूमेंट आप सब लेके जाओगे, पासपोर्ट वगैरह जाओगे बैठोगे और आपका वो पहले ही पूछ लेते हैं नॉर्मल है कि प्रीमियम। तो जो प्रीमियम कराते हैं तो उनको क्या होता है डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, वो बैठ जाता है, उनका जो भी सब भी काम जो होता है वो खुद से ही करते हैं, अपने खुद से ही वो लोग करते हैं, जो भी वहाँ का कर्मचारी है जो भी वहाँ के काम करने वाले हैं काम करते हैं। और सब कुछ करने के बाद पेमेंट वगैरह कराते हैं लगभग 6,000 से 7,000। मेरा हुआ था लगभग 62 से लगभग 6,200 से मेरा हुआ था, ठीक है। और मैं वो दे के क्या हुआ था, अब उसको दे के आप तो नॉर्मल में अच्छा प्रीमियम में आप दे दोगे, उसके बाद आप रिटर्न आओगे तो क्या कहा जाता है लगभग 1 हफ्ता तक आपको फ़ोन आएगा, ठीक है। जैसे फ़ोन क्या होता है ओ के लिए आपको अगर डॉक्यूमेंट वगैरह का इशू वगैरह कुछ भी रहेगा आपका डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट में कोई भी चीज़ में अगर आपको इशू रहेगा तो आपको VFX सेंटर से आपको कॉल आएगा। और उसमें नेपाली नंबर से कॉल आता है, ठीक है, उसमें विदेशी नंबर से कॉल नहीं आता है, ठीक है। किस्मत देखो मैं ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैं 3 दिन का वेट किया था, 3 दिन के बाद मैं घर चला गया था। उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। और देखो खास किसका पड़ता है मतलब VFX सेंटर में इंटरव्यू वगैरह जो भी पड़ता है, बहुत सुने होगे VFX से हो होता है, तो कुछ भी नहीं होता है उसमें। देखो खास क्या होता है जिसका N5 का रिजल्ट वगैरह रहता है, N5 में पहले ही बता चुका हूँ, जब पढ़ोगे तब N5 का एग्जाम दोगे और वो जब वहाँ अप्लाई करोगे ना तब बहुत लगभग 0.1% चांसेस रहता है आपको VFX सेंटर में इंटरव्यू बुलाने के लिए। अगर आपको नहीं दोगे ना तो आपको टेस्ट करेंगे कि ये जापान जाने के लिए लायक है कि नहीं, मतलब ये कैपेसिटी है कि नहीं इसके अंदर जापान ये जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए N5 जो है पहले एग्जाम दिला देते हैं तो उसका जो भी है इजी वे हो जाता है जाने के लिए, ठीक है। अब आपको लगभग क्या होता है आप लगभग दे चुके हो वहाँ सब डॉक्यूमेंट वगैरह बुझा के VFX सेंटर। अब तुम 1 हफ्ता वेट करोगे, 1 हफ्ता में फ़ोन वगैरह नहीं है तो घर आओगे और आपका मेल जो है मेल में SMS आएगा कि आप अपना जो है पासपोर्ट रिसीव कर सकते हो। मेरा मेल सब मैं उड़ा दिया हूँ, ननवन आपको दिखा देता है स्क्रीनशॉट उसका, सॉरी गाइस। आपको मेल आएगा कि आप पासपोर्ट रिसीव करो VFX सेंटर से, आपको मेल आएगा, ठीक है। अब आप मेल में क्या करोगे
मेल के अनुसार आपको डेट रहेगा, आप जाओगे वीएफएक्स सेंटर। और किसी किसी का क्या होता है, अपने एरिया में शहर में लोग मंगा लेते हैं। पहले जब जाओगे वहाँ वीएफएक्स सेंटर में तो पूछते हैं कि आपका वीज़ा कहाँ रिसीव करोगे, अपना पासपोर्ट यहीं पे रिसीव करोगे कि अपना जो भी लोकेशन, जैसे यहाँ का बुटवल है, ठीक है, बुटवल में लोग रिसीव करते हैं, और कुछ लोग काठमांडू में ही रिसीव करते हैं, जो और कि विराट नगर बीरगंज के हैं और वो लोग वहीं रिसीव करते हैं। तो मैं काठमांडू में ही था तो काठमांडू में ही रिसीव किया हूँ। तो देखो अब वीज़ा वगैरह आ गया, अब आगे मैं बताता हूँ क्या होता है। अब आपका वीज़ा हो गया, ठीक है, वीज़ा आ गया, ठीक है। अब जाओगे वीज़ा देख के ले लोगे, ठीक है। आपका पासपोर्ट में वीज़ा लग चुका है। वीज़ा का फोटो क्या होता है, मैं इधर साइड में आपको देख लगा दूंगा, ठीक है। आपको साइड में वीज़ा का फोटो लगा दूंगा, लेकिन मेरा डिटेल नहीं पढ़ना, ठीक है गाइस। अब वीज़ा आपका आ गया। अब उसके बाद टिकट काटोगे, ठीक है। आप टिकट काटना, और टिकट लगभग क्या होता है, आप टिकट लगभग देख के काटना कि आपका लगेज वगैरह क्या है, क्योंकि जापान में जाने से पहले आपको थोड़ा अपने ही लगभग देखो दो चीज़ यहाँ बहुत महंगा है, ठीक है। एक है कपड़ा, दूसरा है खाने कूड़ा, मतलब जो चावल वगैरह है। तो चावल वगैरह तो हम लोग नहीं बुक ला सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। लेकिन कपड़ा वगैरह हम लोग तो बुक के ला सकते हैं, लगभग 2 साल 3 साल के लिए चले, ठीक है। तो आप कपड़ा वगैरह का शॉपिंग कर सकते हो। तो इसके लिए अब देखो नॉर्मल क्या होता है, अब जो एरोप्लेन में सफ़र किए हैं उनको पता होता है कि क्लास के सीट वगैरह, इनको इकोनॉमी होता है, बिजनेस होता है, और एक और भी क्लास होता है। तो लगभग आपको क्या करना चाहिए, चाइना ट्रांजिट करना चाहिए, ठीक है। चाइना ट्रांजिट से क्या होता है, लगभग आपको लगेज सब टोटल लगेज, बैग और हैंड बैग मिला के लगभग 52-53 kg का आपका जो है टोटल आपको ले जाना मिलेगा। और थाई वगैरह से, सिंगापुर वगैरह से, और जो अदर दूसरा है एयरलाइंस, उधर से करोगे तो आपको 30 ही किलो का वजन वगैरह ले जाने को मिलेगा लगेज। तो आप सकबर ये करें कि चाइना ट्रांजिट करें, ठीक है, चाइना वाला। तो चाइना वाला से आपको लगभग 53 kg में, तो आप बहुत अच्छे से आप जितना भी पर्सनल चीज़ होगा, ठीक है, तो आप टोटल ले जा सकते हो, ठीक है। अब हो गया, अब इस पे बात नहीं करेंगे तो पर्सनल अभी मैं आगे बात करूंगा। अब उसके बाद मैं पहले बताता हूँ आपको। देखो वीज़ा आ गया, ठीक है। अब आप टिकट काटना जाओगे तो टिकट में क्या बताता हूँ। देखो अब मैं क्या बोलूँ, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी खाते हैं टिकट में तो सकबर मैं कहूँगा। अब मैं देखो, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस और कुछ लोग से पीछा हूँ। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ। लगभग मैं जब खाली वगैरह रहता हूँ तो भेंट वगैरह होता है तो मैं यही सब पूछता हूँ, तो वो लोग बताते हैं। लगभग आपको सकबर क्या करना है, आपको टिकट जो कटाना है, जो भी आपका जापान फ्रेंड है, जो भी आपका विदेश में है, जापान में आपका रिलेशन, उनसे टिकट कटाओ, ठीक है। वो आपको सस्ते में काट देंगे, और अपने ही देश में मत कटाओ, ठीक है। वो लोग बेसी काटते हैं और आपसे पैसे बेसी लेते हैं, तो आप नहीं घुस पाओगे, उधर पैसा वगैरह नहीं लिखा रहता है। तो आपको सकबर क्या करना है, आपका जो भी विदेश में है, जहां आप जाना चाहते हो, मतलब आप जापान जाना चाहते हो, आपका रिलेशन कोई है, आपका साथी मतलब फ्रेंड कोई है, तो आप उनसे सकबर टिकट। अब ये बात हो गया आपको टिकट के लिए। टिकट कहाँ से कटाना है, लगभग आप अपने देश में मत काटाओ, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो आप टिकट कटे। अब देखो आपका हो गया वीज़ा काट चुके। अब देखो आपका वीज़ा हो गया, दूसरा टिकट हो गया। आप दोनों साथ आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट में वीज़ा लग जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आप पासपोर्ट में लग गया, वीज़ा हो गया, टिकट हो गया। अब ये ले जाओगे बैंक में। बैंक में वहाँ जाना, ऐसे बैंक में जाना जहाँ आपको 1.5 लाख रुपया जो भी है जापानीज पैसा दे सके। प्राय जैसे लगभग मैं देखा हूँ अभी क्या है, 1 लाख रुपया दे रहा है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1.5 लाख रुपया मिलेगा। देखो मैं 1.5 लाख लेके आया हूँ, लेकिन तरीके से लेके आया हूँ। तरीके क्या है, आपको देखो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, देखो भाई। और पहले मैं बताता हूँ क्यों आपको 1.5 लाख रुपया चाहिए, अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं बताता हूँ, आपको लगभग 1 लाख रुपया नहीं 1.5 लाख रुपया आप एक्सचेंज करना पड़ेगा। हाँ, और बता दो, जापानीज पैसा आप लोग के देश की तुलना में कम होता है, तो आपका देश में कम ही पैसा लगेगा या ढेर पैसा। जैसे मैं बताता हूँ, मैं 1.5 लाख रुपया लेकर आया था और मेरा पैसा लगा था 1,43,000, 1,50,000 मुझको जापानीज पैसा लेना था। और मैं अपने देश में नेपाल में दिया हूँ 1,43,000, मतलब 7,000 कम, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बैंक में जाना है, जो भी बैंक में देखो पहले नहीं खाता खोलाना पड़ेगा आपको। जौन बैंक में दे 1.5 लाख तक तुरंत खाता खोलो, उसके बाद पैसा जमा करो अपने खाते में, ठीक है। और उसके बाद तुम कैश में लोगे 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपये नहीं बुझ पा रहे हो तो 1,50,000 आप जापानीज एन लोगे, ठीक है। तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है, 1.5 लाख रुपये। और कोई किसी को देना नहीं है, तुम्हारा पर्सनल खर्च के लिए मैं बता रहा हूँ। जब जापान आओगे तो तुरंत काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ क्यों आपको वो लेना है, ठीक है। आपके पास 1.5 लाख रुपये पैसे हो गया, ठीक है। आपका देखो अब पैसा, आपका टिकट भी काट लिए हो, ठीक है।
टिकट कंफर्म हो गया और पैसे वगैरह एक्सचेंज हो गए। अब होता है शॉपिंग के ऊपर आता है, ठीक है। आपका टाइमिंग डेट वगैरह सब कुछ पता रहता है। ये दिन है मेरा एयरपोर्ट में छीनना है, ठीक है। मेरे एयरपोर्ट में ये दिन छीनना है, इसको डेट वगैरह आपको फिक्स हो जाता है, ठीक है। जब टिकट काटोगे आप शॉपिंग क्या क्या करना है। शॉपिंग में लगभग आपको क्या करना है, देखो एक आपको पर्सनल चीज़ में आपको लगभग जो कपड़ा वगैरह क्लॉथेज में होते हैं, क्लॉथ मतलब कपड़ा में चीज़ में लगभग हाई रैंक पे लेना है, ठीक है। कपड़ा ढेर लेना है। दूसरा नंबर आपको क्या लेना चाहिए, आपको मर मसाला लेना चाहिए, जो भी आपको खाते हो। अब जापान आओगे तो जापान का टेस्ट तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ सब मीठा खाते हैं, यहाँ तीता कोई नहीं खाता। तो इसीलिए गाइज अपना जो भी आप पर्सनल चीज़ में बोल देते हो, आपका जो लड़की वगैरह है, लेडीज़ है, तो उनका मेकअप की चीज़ चाहिए और पर्सनल चीज़ चाहिए, क्योंकि यहाँ कपड़ा का रेट बहुत हाई है। मैं एक टी शर्ट किनने गया था, वो लगभग 2800-3000 मांग रहे थे। 3000 में हमारे यहाँ सोच लो कितना लेके आओगे। 100 रुपये टी शर्ट मिलता है, लगभग 30 आएगा, 30 को आएगा, एक भी नहीं आ रहा है, बताओ। तो इसीलिए लगभग टी शर्ट वगैरह आप जो है शॉपिंग करना है, ठीक है। पहले अपने ओर से शॉपिंग करके आओगे तो बेस्ट रहेगा। लगभग शॉपिंग करोगे तो कुछ नहीं तो 30-40 हज़ार का पड़ जाएगा। मेरा लगभग टोटल किया था 30 हज़ार में मेरा कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैं इंडिया और नेपाल दोनों शॉपिंग किया था। अब आपको मैटर करता है कौन सी जगह आप शॉपिंग कर रहे हो। महंगा वाली जगह पे जाओगे तो महंगा पड़ेगा, और सस्ती वाली जगह पे जाओगे तो सस्ता पड़ेगा। अब जगह अनुसार मैटर करता है, किसी का 50,000 में भी हो जाता है, किसी का 20,000 में भी हो जाता है, किसी का 1 लाख में नहीं पुगता है। तो आपको मैटर करता है आप कैसे शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें बात नहीं करेंगे, आगे बात करते हैं। देखो अब आपके पास शॉपिंग हो गया, टिकट वगैरह सब कुछ कंफर्म हो गया, डेट हो गया, लगेज हो गया, सब कुछ आपको बुकिंग कर। अब आते एक्स्ट्रा नॉलेज की बात। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है, सकबर आपको ऐसे एक मीनिंग किताब लेके आना है, ये मीनिंग किताब, ठीक है। इसमें सब कुछ डिटेल है। और आपका जो आप पढ़े होंगे, देखो मेरा ये कॉपी है, ये मैं जब पढ़ा था ना अपने, सब लिखा हूँ, देखो सब पढ़ा, स्टार्टिंग का पेज है, देखो सब चीज़ इसमें है, ठीक है। ऐसे आपको अपने जो पढ़े होंगे तो उनको पता है, जब पढ़ने जाओगे तो वैसा कापी मिलता है, तो वो कापी अपना जो डेली लाइफ का जो पढ़ते होगे उसमें मीनिंग वगैरह सब रहता है, तो वो भी लेके आना है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई होता है टोटल बोलते हैं जापानीज। आपको इंग्लिश में भी बहुत रेयर केस में आपको इंग्लिश में समझाएंगे, वरना जापानीज में ही बोलेंगे तो आप बुझ ही नहीं पाओगे। लेकिन वर्ड वगैरह जो बोलेंगे वो तो सुने होगे ना, तो वही वर्ड को यहाँ सर्च करोगे तो तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और उसी बात क्या कहते हैं, अब आपको हो गया, जापान आओगे एयरपोर्ट में छिड़ोगे, 4 घंटा पहले छीनना पड़ता है आपको। जो ट्रैवल किए हैं विदेश उनको पता है, बोर्डिंग पास करना पड़ता है, इमिग्रेशन में जाना पड़ता है, एरोप्लेन में छीनना पड़ता है, तो टाइम लगता है उसमें। तुरंत तुम ही खाली नहीं हो जाके तुरंत हो जाओगे, तो उसमें टाइम लगता है। और रिसीविंग करने के लिए यहाँ जापान से लोग जाएंगे, पहले मैं क्या बताऊँ, पहले ही डरा देते हैं लोग, यहाँ वहीं से अपने लोग डरा देते हैं, अगर ऐसा नियम चाहिए, ये वो चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बस आओ। अब आपको तुरंत वो पूछेगा आप ही हो तो यस हाई कोनिचिवा बोल देना चाहिए, ओहायो गोजाइमासु। जैसे किसी को पहले नहीं भेंट रहे हो तो रेस्पेक्ट देना जरूरी है। अपना रिलेशन में जाओगे तो बोलोगे ना नमस्ते, सलाम कहोगे, जय श्री राम कहोगे, और जो भी होता है सत श्री अकाल कहोगे तो कहोगे ना। तो वैसे भी यहाँ भी है। और मेरा था नेपाल का, एसेंस ही था। ये लोग सब पर क्या बोलते हैं, देखो जापानी नहीं आएगा तुमको लेने के लिए, तुम्हारा ही देश का जो भी आदमी होगा ना यहाँ वो ही लेना आएगा। जैसे इंडिया को ना, तो इंडिया ही व्यक्ति आएगा तुमको पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट में, और नेपाल से हो तो नेपाल का ही व्यक्ति आएगा तुमको पिकअप करने के लिए। आप जहाँ से वहीं के व्यक्ति, क्या होता है इससे कि आपको सहज पड़ेगा उससे बात करने के लिए और आने के लिए, रूम में आके आपको रूम में छोड़ देगा। और तो गाइज मैं तुमको बता रहा हूँ मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। मैं लगभग नौलपरासी और रूपंदेही के बीच पॉइंटर में ही आता है, लगभग रूपंदेही शायद, हाँ रूपंदेही में ही पड़ता है। तो बुटवल का करीब पड़ता है, जो उनको पता है, भैरावा का साइड में खैरानी। और मेरा इंस्टीट्यूट का नाम था, ये नीचे देख सकता हूँ मैं लिखा हूँ, इंटरनेशनल जापानीज इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये जो है खैरानी में, इनका जो बोला ना प्रोड्यूसर हैं और जो भी इसको चलाते हैं वो मेरा सर है, उनका नाम है जीवन नेपानी। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डाल दूंगा। और वन ऑफ द बेस्ट है, जैसे आप कहोगे वैसे ही सेम होगा, यहाँ कोई वो नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। जैसे तुम्हारा जैसा इच्छा होगा वैसे ही करेंगे। और आपको मेरे बात पे प्रूफ नहीं हो रहा है, मेरे बात वैसे नहीं रहा, तो कॉन्टैक्ट नंबर एक बार आप डायल करके पूछ सकते हो क्या है आपको ये यहाँ जापानी लैंग्वेज सिखाया जाता है कि नहीं। आप एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक बार विजिट करिएगा गाइस, कैसा लग रहा है। और आपको इंटरेस्ट लगेगा तो पढ़िएगा, नहीं इंटरेस्ट लगा तो कोई बात नहीं है। और भी जगह हैं जापानी लैंग्वेज
तो आप जाकर वहाँ भी सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बार विजिट करिएगा, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और 100% सिक्योर है और 100% सुरक्षित है, 100%। और इनका A to Z जो है भी है, इनका प्रोसेस A to Z जो भी इनका गाइडनेस है एकदम मुझको अच्छा लगा। और मेरे दोस्त भी लोग आए हैं, सब यहीं से आए हैं। और क्या बोल सकते हैं यार, किसी को कितने भी तारीफ करो को कम ही रहता है। तो मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, आप लोग भी विजिट करिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा तारीफ लायक है कि नहीं है। तो आप लोग ये भी विजिट करिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही था मेरा सफ़र। और कमेंट में वगैरह आप भी कर देना, कोई भी आपको चीज़ हो नहीं बुझ में आई है, नहीं समझ में आई है, तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं डिटेल में बता दूंगा। कोई भी टॉपिक और नहीं बुझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो उसको मैं अलग से टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ये बताना, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।